सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान मॉडल प्रश्न पत्र सेट 3 का आंसर देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप हो सके तो इसको अच्छी तरीके से रट लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इसी से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आपतन कोण का जो मान है वो 60 डिग्री है, यानी कि 60 डिग्री का वो कोण जो है दर्शा रहा है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि जो है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, ये आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अगला है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को कहते हैं, तो उस बिंदु को कहते हैं फोकस। ठीक है, यानी कि कोई भी दर्पण ले लीजिए, अगर आप यहाँ पे हम दर्पण बना लेते हैं, अगर ये दर्पण हम बनाए तो कोई भी ऐसे एक, ये तो आपका जो है रेखा हुआ, हम किसी भी जगह पर लेते हैं तो यह जो प्रतिबिंब बनाता है इसका, ये हमेशा क्या होता है, इसका जो रेखा जाता है ये मिलती हुई सिर्फ ऐप से ही गुजर के जाएगी, क्योंकि पहला रेखा जो है मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तभी वो प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा मुख्य फोकस यानी कि एफ। ठीक है, फोकस। अगला है कि यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। बच्चों आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है, आर बराबर होता है 2f। ठीक है, और एफ बराबर होता है r/2। आपको मैंने फर्स्ट जो है सेट में बताया था और सेकंड सेट में भी मैंने आपको बताया था। तो देखो यहाँ पे है 57। ठीक है, एफ बराबर होता है r/2। तो इसको निकालना है कि 54 दिया है बट्टा 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 27। तो आपका देखिए कहाँ पे आंसर है 27 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए यहाँ पे दर्पण कह रहा है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण के सामने किसी ऐसा एक बिंदु का नाम बताना है, या उस बिंदु पर रखा जाता है जिसका जो आकार है, जिसकी जो प्रकृति बनती है वो समान आकार का बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो कहाँ पर रखा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। ठीक है, वक्रता केंद्र पर जो है किसी वस्तु को रखा जाता है, तो अवतल दर्पण जो है समान आकार का और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। बच्चों मैंने आपको बताया था सेट 2 में कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखो ये जो है सेट का जो ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, यह घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया है कि क्वेश्चन किसी भी तरह रहे, लेकिन आपको समझकर बनाना है, सोच समझकर बनाना है, ये नहीं कि अंदाजे टिक मार देना, ऐसा नहीं करना है, उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गाड़ी के हेडलाइट में, यानी कि अग्र दृश्य, यानी कि आगे वाला जो हेडलाइट होता है उसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सा घटना कहलाता है, या कौन सा घटना होता है, तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश के अपवर्तन में साइन आई बराबर साइन आर की जया जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में विचलित हो जाती है। ठीक है, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की जाल सबसे अधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा में जो है सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। अगर डायप्टर हिंदी में नहीं लिखा रहे तो आपको यहाँ पे डी सिंबल दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर कहता है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया और वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना,
उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। तो देखो आवर्धन का सूत्र मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आवर्धन का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है। अगर आप आवर्धन का फॉर्मूला लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है 3 गुना, यानी कि 10 गुना हो गया 3 ना, 10 या 30 हो गया। और यहाँ पे कहता है इसकी जो ऊंचाई है 10 है, तो इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र की किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो इसका आंसर आएगा दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। अगला है कि निकट दृष्टि दोष के किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। देखो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, देखो इसका हम पहले आंसर बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण द्वारा किस दोष को जो है दोष का निवारण किया जा सकता है या दोष को दूर किया जा सकता है, तो निकट दृष्टि दोष। इसका आपको अपोजिट यहाँ पे कर दिए तो उत्तल दर्पण। तो ये आपको याद कर लेना है, ये अपोजिट के अनुसार आपको पूछाएगा और ये आपको घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 13 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। जो सामान्य स्वस्थ आदमी है, स्वस्थ व्यक्ति है, उसका जो है दूर बिंदु क्या होता है, तो वो होता है अनंत। और निकटतम क्या होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर निकटतम हो जाएगा और अनंत जो हो जाएगा वो आपका दूर के लिए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो आपका सही आंसर होगा। अगला है दिए गए किस जैव प्रक्रम में हमें ऊर्जा मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्वसन में। अगला है चिप्स की पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। आपने जो है चिप्स की पैकेट को देखा होगा, फूला सा होता है, लेकिन उसमें आपका जो पदार्थ होता है वो छोटा थोड़ा सा ही डाला जाता है, और उसमें जो गैस भरा रहता है वो आपको बताना है कि वो कौन सा गैस होता है। तो इसका हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि पदार्थ खराब ना हो, अच्छे दिन तक उसको रखा जा सके। आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि जंक लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंक लगना जो है एक संयोजन अभिक्रिया है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, तो उपचयन हो रहा है यहाँ पे देखिए समीकरण दिया है ZnO + C तिरछिन Zn + CO। तो इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सी का जो है उपचयन हो रहा है, ठीक है। अगला है कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। बच्चों मैंने आपको बताया कि तत्व ये देखना है कि तत्व समान कहां पर है। तो देखिए AgNO3 पहला हम देख लेते हैं, AgNO3 + NaCl तिरछिन NaNO3 + AgCl। Ag और Ag अकेला है, NO3 और NO3 तीन गो है, Na अकेला है, Cl अकेला है। तो ये आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर ही आपका राइट हो जाएगा 18 का ए, ठीक है। अगला है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो ये होता है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपका 20वां नंबर है कि दिए गए पदार्थ में कौन रंगीन सूचक की तरह व्यवहार करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिटमस पत्र, क्योंकि लिटमस पत्र के द्वारा ही पता किया जाता है कि यह पदार्थ जो है अम्ल है या क्षार है। रंग जब परिवर्तन करता है तभी पता चलता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं। आपने देखो पढ़ा होगा कि क्रिस्टल को जो है आपने देखा होगा कि जिप्सम को जो है 273 डिग्री केल्विन पर गर्म करने के बाद जो है जिप्सम प्राप्त होता है, ठीक है। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बता देना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका सी नंबर हो जाएगा, CaSO4 1/2 H2O, जो कि ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो देखो बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपको बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 1/2 H2 हो, जैसे कि मैंने आपको 21 नंबर में ही बताया। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है उसका फॉर्मूला, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, ये दोनों याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। सिर्फ आपको जो है समझने में यहाँ पे भारी लगेगा, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन बट ये क्वेश्चन जो है आपका एक ही क्वेश्चन जो है ये है, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 23 नंबर कह रहा है कि दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है, 2H2 + O2 तिरछिन H2O, यानी कि यहाँ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये अभिक्रिया करने के बाद जो है जल का निर्माण कर रहा है। तो ये आपको बताना कि कौन सी अभिक्रिया है, तो ये आपका हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगला है कि खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सैक्ट्रिक अम्ल। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे नींबू हो गया, इस सभी में जो है नारंगी हो गया, इस सब में जितने भी खट्टे पदार्थ है ना उसमें सैक्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच
से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन को कहते हैं, उसका हो जाएगा HCl, जो कि ये हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, बी नंबर आ जाएगा आपका सही आंसर। अगला 26 नंबर कहता है कि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होता है। देखो नीले लिटमस का जो है लाल करता है, आपको पता होगा और मैंने ऑफलाइन के माध्यम से बताया था कि अम्ल ऐसा पदार्थ है जो कि नीले लिटमस पदार्थ को जो है लाल कर देती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे कम कौन सा है, ये है, मैंने आपको बताया था कि लाल का सबसे कम होता है, क्षार का जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा 26 का। चलिए 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसको अच्छी तरीके से जो है याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये बार बार पूछे जाएंगे और आपके बार बार ये क्वेश्चन जो है मॉडल सेट में भी दिया गया है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग रट लीजिएगा। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है कि अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो अमीबा जो है, अमीबा यहाँ पे कह रहा है कि किस अंग से जो है भोजन का पाचन करता है। जब ये भोजन ग्रहण करता है तो ये जो अपना जो आकार है ये परिवर्तित करने लगता है। ठीक है, परिवर्तित करने लगता है तो इसका हो जाएगा खाद्य रक्तिका, और खाद्य रक्तिका के द्वारा जो है वो अपने भोजन का पाचन कर लेता है। अगला है कि पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन सा प्रोटीन का पाचन करता है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन है कि पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीत। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा 28 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका अमीबा। देखो यहाँ पे प्राणी कह रहा है इसलिए आपका अमीबा हो जाएगा। ठीक है, अगर प्राणी नहीं कहता तब आपका दूसरा ऑप्शन रहता। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में तो 4 कोष्ठक होती है, आप लोगों को पता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है, यानी कि क्षारीय करता है। देखो यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन यहाँ पे क्षारीय होगा। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पीत। पीत जो है भोज पदार्थ को जो है क्षारीय कर देता है, जो कि पाचन के क्रिया में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है, उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई है आपका विक्राणु, जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है। ऐसा कौन सा कार्य है जो कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता, ये आपको बताना है। तो 33 नंबर का जो होगा वो आपका ए हो जाएगा। जल के अवशोषण एवं जड़ के पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन ऊपरी मुखी गति में सहायक। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पौधा है। तो देखिए एक लिंगी अगर पौधा कहेगा तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। पपीता जो है एक लिंगी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 35 नंबर कहता है कि दिया गया चित्र किस प्रकार का प्रजनन को दर्शाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो है यहाँ पे मुकुल दिया गया है, मुकुल का है, तो ये क्या हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो राइट आंसर आपका हो जाएगा मुकुलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि लड़कों में यौवना आरंभ या यौवना व्यवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है। तो ये करता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है कि जो लड़का जब यौवना आरंभ की अवस्था में होता है तो उसके जो लक्षण होते हैं उनको नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है। तो देखिए मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, गर्भाशय और शुक्राशय है। तो जितने भी हैं तो यहाँ पे जरा ध्यान कहता है कि मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा गर्भाशय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा हो जाएगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को हम बार बार उत्पन्न कर सकते हैं धूप के माध्यम से, सूर्य के रोशनी के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा
ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह जो है आपका सेट 3 का सॉल्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं अभी तक में उसको सभी को जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 4 सेट का भी मैं आपको बता दूंगा, इसलिए दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तक जय हिंद, वंदे मातरम।